हेलो बच्चों, वेलकम टू नेक्सस चैनल बेटा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर। तो जैसे कि बेटा हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे बायोलॉजी का, दैट इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को समझेंगे। ये टॉपिक आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि ऐसा कुछ भी आपने पहली क्लासेस में नहीं पढ़ा, बट आई विल मेक श्योर कि मैं आपको ईजी सा एक्सप्लेन करूँ, आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द क्लास। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट अस अंडरस्टैंड कि एवोल्यूशन का मतलब क्या है। एवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो। एक तो ये स्लो होगा, एक कंटिन्यूअस होगा, होता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं, एंड इरिवर्सिबल, वापस ना होने वाला, दैट लीडिंग टू ओरिजिन ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। जो कि पहले रह रहे हैं उनसे ज़्यादा एडवांस स्पीशीज़ का बनना, दैट इज़ कॉल्ड एज एवोल्यूशन। देखिए बेटा, दिस इज़ बाय लॉ, बाय नेचर। हम हमेशा क्या होता है, एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। जैसे हमें बहुत चीज़ों की नॉलेज होती है, बट जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो हमसे भी फास्ट होगी, हमसे भी सुपीरियर होगी, हमसे भी एडवांस्ड होगी। दे मस्ट बी हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। मीन्स जो आने वाले जनरेशन है वो हमेशा एडवांस होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ एवोल्यूशन। मतलब अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लो। इसके अलावा आपने 9th क्लास में एवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, इन द चैप्टर द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसमें आपने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले सिर्फ थे प्रोकैरियोट्स, ऐसे ही था, प्रोकैरियोट्स थे, और उनका जो बेटा ये न्यूक्लियस था, जेनेटिक मटीरियल था, वो ऐसे ही नेकेड पड़ा रहा था, जेनेटिक मटीरियल नेकेड था। तो क्या हो रहा था, ये जेनेटिक मटेरियल नेकेड था, सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो थी इस न्यूक्लियोइड में थी। तो प्रोकैरियोट ने सोचा कि अगर मेरी सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियोइड में है, और इसको तो मैंने प्रोटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि हम जिस भी चीज़ को हम कीमती समझते हैं हम उसको हमेशा लॉकर्स में रखते हैं। ठीक है, ऐसे खुले में नहीं रख देते, बाहर टेबल पे, स्टडी टेबल पे नहीं रख देते, वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इट सेफ। तो ये इतना जेनेटिक मटीरियल है तो इसको सेफ रखना ज़रूरी है। तो प्रोकैरियोट्स ने क्या किया, इन्होंने एवोल्यूशन किया और ये बन गए यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स, ठीक है। और यूकैरियोट्स ने क्या किया, अपने सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल को बेटा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रख लिया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रख लिया जेनेटिक मटेरियल को। तो अब वो जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, प्रोटेक्ट। सो दिस इज लेस एडवांस, दिस इज मोर एडवांस। और फिर आगे यूकैरियोट्स आ गया, आपको पता ही है कितना कुछ बना है ना, प्रोटिस्टास, फंजाई बने, प्लांटी, एनिमेलिया, ऐसे ऐसे एवोल्यूशन होता गया, एडवांस्ड स्पीशीज बनते गए। ठीक है बेटा, सो आई होप दिस टर्म इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। आगे चलते हैं बेटा। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएशन। बेटे वेरिएशंस को तो हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसी आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसी होती है, वेरिएशंस को ज़रूरी क्यों माना जाता है, हाउ वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट, इट हेल्प्स टू मेंटेन द सर्वाइवल, इंक्रीज द सर्वाइवल रेट। अब वेरिएशंस या तो बेटा जेनेटिकली हो सकती हैं, जेनेटिकली हो सकती है, या इन्वायरमेंट शुड प्ले अ रोल इन दिस वेरिएशंस। जैसे हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, अमीबा की पढ़ी थी एग्जांपल, ह्यूमंस की पढ़ी थी। तो वेरिएशंस मींस चेंजेस या डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, दिस इज कॉल्ड एज वेरिएशंस। अब वेरिएशंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ गुड, क्योंकि इट हेल्प्स अस टू अडेप्ट टू द न्यू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, अब वेरिएशंस किसी भी कारण आ सकती हैं, इन्वायरमेंट के कारण पैदा हो सकती हैं, जेनेटिक के कारण हो सकती है, या हो सकता है कि डीएनए कॉपिंग में कोई एरर आ जाए। जो डीएनए कॉपी होता है पेरेंट से बच्चों में, उसमें कभी एरर आ जाए, या बच्चे के खुद के डीएनए में कुछ एरर आ जाए, तब भी वेरिएशंस होती हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ वेरिएशंस। अब बेटे एक जो वेरिएशंस होती हैं ये होती क्यों, इनके सोर्स क्यों, क्या क्या है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहला इसका सोर्स है बेटा म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब है सडन, एकदम से होती है, लार्ज एंड इनहेरिटेबल चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। इनहेरिटेबल मींस इट विल पास इनटू जनरेशंस। इनहेरिटेंस है तो मींस ये जनरेशन में पास करेगा म्यूटेशंस। बट ये म्यूटेशंस कैन बी गुड, कैन बी बैड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर बैड। ठीक है, अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी होती है। और ये म्यूटेशंस होंगी तो क्या होगा, वेरिएशंस होंगी। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा बेटे इसका कारण है दैट इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट आपने वर्ड कभी नहीं सुना होगा, हम समझते हैं इसको। इट इज़ अ रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी अकरिंग बाय चांस फ्लक्चुएशन।
जब भी किसी पॉपुलेशन की जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन्स हैं, जीन्स का कॉम्पोजिशन है, वो बिल्कुल ही बदल जाए जस्ट बाय एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट या कुछ इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस के कारण, दैट इज कॉल्ड एज जीन ड्रिफ्ट। इसको बेटे अभी हम समझेंगे और डिटेल में विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इन नेक्स्ट स्लाइड। सो दीज आर द 2 सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस। सी बेटा, दिस इज अ डायग्राम इन योर NCERT, ठीक है। वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन, वेरिएशंस, इट शोज वेरिएशंस इन अ पॉपुलेशन। कैसे वेरिएशन होती है वी विल कंसिडर। वेरिएशंस आपको मोटा मोटा तो पता चल गया कैसे होता है। अब वेरिएशंस जो होती हैं दो तरह की होंगी, या तो बेटे होंगी इनहेरिटेड या एक्वायर्ड, वो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। फिलहाल हम इसको समझते हैं कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, इस इमेजेस का मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा समझते हैं, देयर आर 3 केसेस, दिस इज केस 1, दिस इज केस 2 एंड दिस इज केस 3। ये हैं केसेस 1, 2 एंड 3। अब सबसे पहले हम केस 1 को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी इमेज में ये केस 1 में आपको 2 तरह की बीटल्स दिख रही है, बीटल्स हैं। केस 1 में आपको 2 बीटल्स दिख रही है, एक है रेड और एक है बेटा ग्रीन, ठीक है। रेड और ग्रीन बीटल्स हैं, ये ऑन ग्रीन लीफ है। आपको इमेज शायद क्लियरली ना दिख रही हो, दीज रेड एंड ग्रीन बीटल्स ऑन ग्रीन लीफ, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, ये केस 1 है। अब बेटे एक ग्रीन कलर का लीफ है, हरे रंग का पत्ता है, तो क्या हुआ, उसके ऊपर 2 कलर्स की बीटल्स बैठी हैं, एक रेड कलर की, एक ग्रीन कलर की। क्रो आया, ठीक है। अब जब क्रो आया तो क्रो ने उस पत्ते को देखा। अब आप मुझे सोच के बताइए ध्यान से कि जब उसने पत्ते को देखा, लीफ को देखा होगा, तो कौन सी बीटल्स उसको ज़्यादा हाईलाइट दिखी होंगी, ग्रीन कलर की या रेड कलर की? ऑफ कोर्स आप बोलोगे मैम रेड कलर की, क्योंकि ग्रीन कलर के ऊपर रेड कलर लिखेंगे तो वो दूर से हाईलाइट होगा। यहाँ पर भी सेम हुआ बेटे, ग्रीन कलर का लीफ है, उसके ऊपर 2 कलर की बीटल्स हैं, एक तो रेड कलर की है और एक ये ग्रीन कलर की बीटल है। एक क्रो आया, क्रो ने क्या किया, रेड कलर की बीटल्स को हाईलाइट हुई, क्रो ने उसको खाना शुरू कर दिया, बीटल्स को, बीटल्स, रेड बीटल्स को वो खाता गया। अब जब रेड बीटल्स को खाता गया, ग्रीन की तरफ उसका ध्यान ही नहीं गया, तो क्या हुआ, ग्रीन बीटल्स अपनी रिप्रोडक्शन करती गई, वो अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कराती गई, और ये क्रो और रेड बीटल्स खा गया, फिर और ज़्यादा ग्रीन बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई। अल्टीमेटली देखो इस फोटो में ग्रीन बीटल्स बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, सॉरी रेड बीटल्स बिल्कुल ही खत्म हो गई हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन बीटल्स रह गई, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्रो को सिर्फ रेड बीटल्स दिख रही थी, ग्रीन उसको दिखी नहीं, तो ग्रीन्स बच गई और रेड वो सारी की सारी खा गया। इसका मतलब यहाँ पर नेचर ने ग्रीन बीटल्स को सिलेक्ट किया, क्योंकि नेचर ने ग्रीन बीटल्स को ग्रीन कलर दे दिया, जो कि कैमोफ्लेज बन गया। कैमोफ्लेज मीन्स ग्रीन कलर के पत्ते के ऊपर ग्रीन कलर की बीटल्स दिखेंगी नहीं, मिमिक्री कलर जो है मर्ज कर जाएगा बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ, नेचर ने सेलेक्ट किया, सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि डार्विन जी ने भी इन पे काम किया था, हम पढ़ेंगे आगे। सो हेयर नेचर ने सिलेक्ट किया है ग्रीन बीटल्स को, सो दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। कुछ भी टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी। ओके, सेकंड केस हम समझते हैं, वो भी बहुत इजी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रेड बीटल्स है और रेड के साथ एक ब्लू कलर की बीटल है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, रेड बीटल्स नॉर्मल है और धीरे मान लो बाई चांस किसी भी कारणवश या कोई उड़ता उड़ता कोई भी बर्ड जा रहा था जो ग्रीन बीटल उसके मुंह में थी, और ग्रीन बीटल इस पत्ते के ऊपर गिरी तो एक ग्रीन बीटल बैठ गई, बाकी सारी की सारी रेड है। अभी क्या हुआ, इन ब्लू बीटल्स ने भी थोड़ी बहुत रिप्रोडक्शन की होगी, अपना नंबर बढ़ाया होगा, रेड तो ऑफ कोर्स अपना नंबर बढ़ा ही रही हैं। एकदम से क्या हुआ, वहां पर एलिफेंट आया और बाय चांस, दिस इज बाय चांस या बाय एक्सीडेंटली क्या हुआ, उस एलिफेंट का फीट उस पत्ते के उस हिस्से में आया जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेड बीटल्स थी। आई रिपीट, बाय एक्सीडेंट एलिफेंट का फुट उस जगह पर आया जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेड बीटल्स थी, ब्लू की तरफ वो गया ही नहीं। सो दिस इज बाय चांस। यहां पर अब क्या हुआ, जब रेड बीटल्स ने यहां पर पैर रखा, सॉरी एलिफेंट ने यहां पर फुट रखा, तो रेड बीटल्स सारी की सारी मर गई, सिर्फ ब्लू सरवाइव की, ओनली ब्लू सर्वाइव्ड। सो हेयर जो ये रेड कलर की बीटल्स थी, इनकी पॉपुलेशन एकदम से खत्म हो गई, रैंडम मतलब एकदम से मर गई सारी की सारी। दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज
जेनेटिक ड्रिफ्ट, एंड दिस इज ड्यू टू बाय चांस फ्लक्चुएशन या ड्यू टू एक्सीडेंट, कुछ भी लिख सकते हैं। एक्सीडेंट है, जानबूझ के नहीं किया उसने। सो द सेकंड केस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब वापस आ जाओ, इधर देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज द रैंडम चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी अकरिंग बाय चांस फ्लक्चुएशन। यहाँ पर एलिफेंट का जो फुट है वो बाय चांस ही रेड बीटल्स के ऊपर गिरा, तो रेड बीटल्स सारी की सारी मर गई। ठीक है बेटा, सो दिस वाज द सेकंड केस। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द थर्ड केस। थर्ड केस में अब बेटा क्या हुआ, यहाँ पर रेड बीटल्स हैं इस ग्रीन लीफ के ऊपर, यहाँ पर लिख देती हूँ रेड बीटल्स ऑन ग्रीन लीफ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर बीटल्स अच्छी हैं, अच्छी भली रह रही हैं, कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे क्या हुआ, इस लीफ के ऊपर एक डिजीज पड़ गई। ठीक है, लीफ के ऊपर क्या आ गई, डिजीज आ गई। तो क्या होगा, जब लीफ के ऊपर डिजीज आ गई तो जो बीटल्स हैं उनके पास खाने के लिए लीफ कम रह गया, तो बदले में क्या हुआ, उनका थोड़ा सा साइज कम हुआ, थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना ऐसे जब हम बहुत देर के लिए स्टारवेशन कर रहे हो, भूखे रह रहे हो, तो हम थोड़े से पतले हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्विंग लीड्स टू पतले हो जाते हैं हम। यहाँ पर भी क्या हुआ, बीटल्स थोड़ी सी पतली हो गई। कुछ टाइम के बाद बीटल्स पतली थी क्योंकि उनके पास फूड अवेलेबिलिटी कम थी। कुछ टाइम के बाद लीफ का डिजीज़ जो था बिल्कुल ठीक हो गया। जब लीफ का डिजीज़ ठीक हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड बीटल्स बिल्कुल अपने नॉर्मल साइज पे आ गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, सो हेयर यहाँ पर इस पॉपुलेशन को ग्रीन लीफ के कारण कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हाँ, जो उसका बॉडी वेट था, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, लेट मी यूज अनदर कलर। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, बॉडी वेट रिड्यूस हुआ, रिड्यूस्ड ड्यू टू स्टारवेशन, बट वो मरी नहीं। ठीक है, सो दिस इज एन एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट समझेंगे अभी हम इसका मतलब क्या है। यहाँ पर जो उसके बच्चे हैं उनका बॉडी साइज नॉर्मल रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द फूड हैबिट। इसका मतलब यहाँ पर ये जो चेंज आया वो उनके जीन्स में कुछ नहीं गया, उनके डीएनए में कुछ नहीं गया। मीन्स ये इनहेरिटेबल ट्रेट नहीं है, ये जनरेशन्स में पास नहीं होगा। कुछ देर के बाद जब फूड अवेलेबिलिटी होगी उसका बॉडी साइज नॉर्मल हो जाएगा। ये तो आगे जनरेशन्स में पास ही नहीं हुआ, तो ये ट्रेट कुछ देर के लिए उनके पास आया, कुछ देर के लिए वो पतली हुई ड्यू टू दैट फूड लैक, बट आफ्टर सम टाइम दे गेट इनटू द नॉर्मल साइज। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, इट्स वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं बेटा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, एक्वायर्ड ट्रेट तो समझ लीजिए जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। एक्वायर करना ही मतलब होता है कुछ लेना। इनहेरिटेबल मीन्स विच इज पासिंग ऑन टू जनरेशन इनटू जनरेशंस, मोटा मोटा समझ लीजिए। अब आगे इसकी डेफिनेशन समझते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या है, कैरेक्टर्स डेवलप्ड ड्यूरिंग इंडिविजुअल्स ओन लाइफ स्पैन। हम अपनी लाइफ स्पैन के ड्यूरिंग ही इन सारे कैरेक्टर्स को सीखते हैं। वेयर एज इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या है, कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मतलब आगे जनरेशन्स में पास ऑन होते जाते हैं। सेकंड, नेचर ऑफ द सेल्स इन्वॉल्व। अब कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, देखिए यहाँ पर है सोमैटिक सेल्स ऑफ द बॉडी। बेटे सोमैटिक सेल्स होते हैं अदर देन जर्म सेल्स, जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। ठीक है, और जो इनहेरिटेबल है ऑफ कोर्स बेटे वो हमारी जर्मिनल सेल्स में होंगे। ऑफ गोनैड्स मीन्स वो बनाए स्पर्म्स में जाएंगे, ट्रांसफर होंगे, एग्स में भी ट्रांसफर होंगे, तो ही तो वो आगे बेटा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके बच्चों के अंदर इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स बनेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट इज कॉज्ड बाय। एक्वायर्ड ट्रेट्स कैसे होते हैं, जैसे मान लो बेटे सपोज कि कोई क्रिकेटर है जैसे विराट कोहली है, अब उन्होंने क्रिकेट एक्वायर किया, सीखना मतलब वो गेम उन्होंने सीखी है, वो ट्रेट उनका एक्वायर्ड है। ज़रूरी नहीं है उनके बच्चे में वो ऑटोमेटिकली आएगा, नो। इसका मतलब वो करेक्टर पास नहीं हो रहा, वो सिर्फ सोमैटिक सेल्स में है, वो उन्होंने अपनी विल, अपनी कॉन्शियस, अपनी मर्जी से उसको सीखा है। समझ आया। यहाँ पर भी सेम है, चेंजेस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, या कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर बदल गया हो, या यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। कई बार बेटे होता है हम किसी ऑर्गन को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बढ़ जाता है, कई बार नहीं करते, कम हो जाता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो नॉन फंक्शनल है, बट येट दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हो सकता है आने वाली कुछ 1000 जनरेशन्स के बाद वो बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाए। सो देयर इज़ अ चांस जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वो हमारी बॉडी रखेगी क्यों, है ना। तो नेक्स्ट इज कॉन्शियस इफेक्ट, खुद सीखे हमने।
बट इनहेरिटेबल ट्रेट जो होते हैं दे आर कॉज्ड बाय म्यूटेशंस एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, जो जीन्स बनते हैं उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है, उनके कारण होती है। अब दोनों का लेट्स सी हमारे डीएनए पे क्या इफेक्ट है। यहाँ पर एक्वायर्ड ट्रेट को तो डीएनए पे कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो तो आगे जनरेशन में पास ही नहीं होने, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हमारे डीएनए में जाने का। बट वेयर एज इनहेरिटेबल चेंज जो है दे विल अफेक्ट ऑन द डीएनए ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर इनहेरिटेबल। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस, ये तो नॉन इनहेरिटेंस है, ये इनहेरिटेबल है, ये पास होंगे। अब जो पास हो रही है उसी का ही रोल होगा बेटे एवोल्यूशन में, दिस इज इम्पॉर्टेंट। जो इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स हैं दे विल ओनली पार्टिसिपेट इन evolution because this will leads to formation of variations and accumulation of variations leads to evolution. Okay, next is example समझते हैं। अब increase and decrease in body weight depending upon the food availability। food availability अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना, ये वाला केस कि food availability थी तो उनका साइज बॉडी का बढ़ रहा था, कम हो रहा था, मीन्स ये कौन सा ट्रेट है, एक्वायर्ड ट्रेट है, इनहेरिटेबल नहीं है, उनके बच्चों में ये पास नहीं होगा, ठीक है। ओके, सेकंड इज कट टेल इन द माइस नॉट इनहेरिटेड। बेटे एक्चुअली देयर वाज अ साइंटिस्ट ऑगस्ट फिशमैन, उन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक रैट लिया, रैट की रिप्रोडक्शन कराई और उसकी टेल काट दी। फिर जो दोनों टेल कटी रैट्स थे उनकी रिप्रोडक्शन कराई, फिर जो उनके बच्चे हुए उसकी भी टेल काटी। ऐसे बेटे टेल काटते गए पर टेल फिर आती गई, उन्होंने फिर टेल काटी, नेक्स्ट जनरेशन में फिर से आ गई। तो ऐसा करते करते 21 जनरेशन तक उन्होंने टेल्स काटी, बट स्टिल द टेल विल अपीयर इन, जो टेल थी वो दोबारा आ गई थी इनटू 22nd जनरेशन। तो ऑगस्ट फिशमैन ने कहा कि वही करेक्टर्स जो होते हैं वो पास होते हैं जो कि जर्म सेल्स में हो, क्योंकि जो रैट में ये टेल बनने का जो जीन्स हैं वो उसके जर्म सेल्स में है, उसकी टेल में सोमैटिक सेल्स में कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेल क्या है, एक सोमैटिक सेल है कि नहीं, सोमैटिक सेल से बनी है। बट जो जर्म सेल्स हैं उसके अंदर उसका जीन है, जब तक वो जीन नहीं रिमूव करेंगे तब तक उस माइस की टेल आती जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वही ट्रेट्स पास होंगे जो जर्म सेल्स में हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, जो सोमैटिक सेल्स में हैं वो पास नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट इज इसका ये कट टेल माइस वाला मैंने करा दिया आपको। नेक्स्ट एग्जांपल इसकी है इनहेरिटेबल ट्रेट की, फ्यूज्ड एंड फ्री ईयरलोब्स, ठीक है, ये हमने ट्रेट डिस्कस किया है। इवन आई एंड स्किन कलर, ये भी ट्रेट हमने डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स, बट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ एक बेसिक टर्म्स होती हैं, अगर हमें वो क्लियर हो ना तो बेटे हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो मेक श्योर ऑल दीज टर्म्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब बेटे हम द ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उनका जन्म हुआ था इन 1809 एंड ही गॉट डाइड इन 1882। अब बेटे ये जो चार्ल्स डार्विन थे ना, ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट बिकॉज इन्होंने ही बेटा एवोल्यूशन के बारे में बताया था, इन्होंने ही नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, दोनों की दोनों टर्म्स इन्होंने ही दी थी। नेचुरल सिलेक्शन तो मैंने आपको अभी बताया था पीछे बीटल्स वाले केस में, कैसे हुआ, नेचर उसको कैसे सिलेक्ट कर रही है। अब ये जो चार्ल्स डार्विन थे ना बेटे, ये एक वॉयज पे गए थे, मतलब समुद्री यात्रा पे गए थे टुवर्ड्स साउथ अमेरिका, और वहाँ पे पास आइलैंड थे, वहाँ पर गए थे। एक बड़ा मशहूर सा आइलैंड है गैलापागोस आइलैंड। अगर आप 12th क्लास में कंटिन्यू करोगे मेडिकल तो इसको डिटेल में पढ़ोगे, अभी के लिए नहीं। तो वो गैलापागोस आइलैंड में भी गए थे, वहाँ पर उन्होंने ना बहुत सारी बर्ड्स देखे, मतलब बहुत सारी वेरिएशंस देखी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ में। तो उन्होंने ये सारी स्टडी की थी। वो जो जहाज़ पे गए थे उसका नाम था HMS बीगल, दैट वाज आल्सो वेरी फेमस शिप। तो बेटे वो वॉयज पे गए, समुद्री यात्रा पे गए, वहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़, कैसी स्पीशीज़ हैं, कैसे उनमें करेक्टर्स हैं, क्यों इनमें वेरिएशंस क्यों है, ये अलग क्यों दिख रही है, ये अलग क्यों दिख रही है। उन्होंने ऐसा चीज़ें बहुत सारी स्टडी की। फिर जब वो समुद्री यात्रा से वापस आ गए, फिर वो अपने घर पे रहने लगे। फिर वहाँ पे बेटा उन्होंने और स्टडीज़ की और एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, काफ़ी कुछ किया। मतलब ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड ही इज़ हैविंग अ लॉट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो बेटे इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया, एवोल्यूशन के बारे में बताया, ऑल्सो वेरिएशंस के बारे में बताया, बट ये नहीं बता सके कि वेरिएशंस होती कैसे हैं। ही वॉज अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वेरिएशन, वो नहीं बताया था उन्होंने, ठीक है। और जब ये काम कर रहे थे तब मेंडल भी काम कर रहे थे, बट दे डोंट नो ईच अदर डायरेक्टली। इसके अलावा ये जो चार्ल्स डार्विन थे ना बेटे, इन्होंने एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी,
रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन सॉइल फर्टिलिटी, ये भी इन्होंने ही बताया था। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट आपकी क्लास के लिए याद रखना है आपको एवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डार्विन। अब बेटे इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बेटे देखिए मेंडल ने काम किया, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है, बताया कि कैरेक्टर्स कैसे पास होते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस दिए। डार्विन ने भी बताया कि एवोल्यूशन कैसे होता है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है, बट ये एक्चुअली में बता नहीं पाए थे कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई धरती पे। ही वॉज दे बोथ ऑफ देम थे, दे वर अनएबल टू एक्सप्लेन द कॉज कि लाइफ कैसे बनी धरती पे। तो क्या हुआ, जब करते करते ऐसे कितने साल बर साल चलते गए, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर काम करते गए, तो इन 1929, जस्ट लेट मी टेक अ डार्क कलर, 1929 में एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन, ठीक है। हेल्डेन ने बताया कि ही वॉज एक्चुअली अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, तो ही एक्सप्लेन्ड कि जो धरती की कंडीशंस आज हैं वो कुछ साल पहले नहीं थी, ठीक है, ही कंक्लूडेड दिस। और साथ में इन्होंने बोला कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, इट इज़ फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से लाइफ बनी है, बट कैसे बनी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर ऐसे और बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते गए, ठीक है, चीज़ें चलती गई, साल भर साल निकलते गए। फिर क्या हुआ, इन 1953 देयर वाज 2 साइंटिस्ट, एक थे मिलर और एक थे यूरे। अब बेटे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया और साथ में इसमें बहुत कुछ और भी बताया गया था, जैसे कि चलो वैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ इसके बारे में। माना जाता है बेटे कि जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है पानी में। तो पहले धरती का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, बहुत साल पहले, ठीक है, वो सिर्फ एक आग का गोला था और जो पानी था उसमें बहुत गर्म था। अब गर्म पानी में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी पहले एनवायरनमेंट में, देयर वाज नो ऑक्सीजन, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, गर्म पानी में इलेक्ट्रिक शॉक्स वगैरह होते गए, लाइटनिंग थंडरिंग होती गई, टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ती गई। तो क्या हुआ, पहले जो इन्वायरमेंट में गैसेस थी वो थी ये वाली, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, बट नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ ये 3 गैसेस थी। जब ये चीज़ें चलती गई तो यहाँ से कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जहाँ से फिर लाइफ ओरिजिनेट हुई, ऐसा माना जाता था, ठीक है। हुआ भी ऐसा है, बट इस चीज़ के लिए हम सिर्फ ऐसे बात नहीं कर सकते बेटा, जब तक हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना बना दे कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा तो ये हो गया। तो इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया था इन दोनों साइंटिस्ट के थ्रू, मिलर एंड यूरे। बोथ ऑफ दे एक्सप्लेन्ड दिस कि हाउ द लाइफ हैज़ बीन ओरिजिनेटेड थ्रू दिस मोड। इन्होंने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में एक अपरेटस यूज़ किया था, स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस। उसकी डिटेल्स नहीं आपको पढ़नी, सिर्फ थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए ये एक वेसल है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर कंडीशंस इन्होंने बहुत ज़्यादा राइज कर दिया, साथ में ऐसी फ्लास्क कंसिडर कर लो, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये 3 कॉम्पोजिशन रखी, एक रखा मीथेन, एक रखा अमोनिया एंड वाटर, और इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं था। साथ में यहाँ पर इसको लाइटनिंग का सोर्स भी देते गए, लाइटनिंग, ताकि स्पार्क्स क्रिएट हो सके इसके अंदर, ये सब कुछ होता गया। आफ्टर 1 वीक दे अपीयर्ड, 1 वीक के बाद ये एक्सपेरिमेंट चलता गया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ एक सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, जो कि एक कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मैं लिख देती हूँ। दे ऑब्जर्व्ड सम कार्बन कंपाउंड्स, कुछ एक कार्बन कंपाउंड्स बन गए, और ये कार्बन कंपाउंड्स ने कौन सी कार्बन को यूटिलाइज किया, इस मीथेन की कार्बन को यूटिलाइज किया, और यहाँ पर कार्बन कंपाउंड्स मिल गए। फिर यहाँ से बने होंगे अमीनो एसिड्स, ठीक है, फिर अमीनो एसिड्स ने मिलके बनाई होगी बेटा प्रोटीन्स, और ऐसे करके लाइफ जो है धरती पे ओरिजिनेट होगी, लाइफ ओरिजिनेट ऑन अर्थ। अब हम सभी को पता ही है कि प्रोटीन्स का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, दैट वी ऑल नो। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं, तो उन्होंने कंसिडर कर लिया कि हाँ भाई ऐसे हो सकता है धरती के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट हुई हो, ऐसे हम लोग बने हो, ठीक है बेटा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट। सो हम अब आगे चलते हैं। हाँ जी,
नेक्स्ट टॉपिक है स्पीसिएशन। बेटे स्पीसिएशन का मतलब ही होता है किसी नई स्पीशीज का बनना, या पिछली स्पीशीज प्री एग्जिस्टिंग से जो पहली वाली थी उससे नया बन जाना। जैसे कि द स्पीसिएशन रेफर्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज कहाँ बनेगी, कहाँ से, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, ड्यू टू, कैसे, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस, यहाँ पर आएगा और म्यूटेशंस, या वेरिएशंस के कारण या म्यूटेशंस के कारण, किसी भी कारण। एंड यू नो दैट वेरिएशंस जब इकट्ठी होती जाती है तो दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज। नाउ द क्वेश्चन इज न्यू स्पीशीज बनेगा कैसे। सी बेटा, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं बन सकती, हवा में नहीं बन सकती। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड वन थिंग। जैसे कि लेट अस सिंपली कंसिडर दो जियोग्राफिकल एरिया, सपोज दिस इज इंडिया एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया, सपोज, ठीक है, मैं इनको राउंड कर देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच में सारा का सारा बेटा वाटर है, ठीक है, देयर इज ऑल वाटर बॉडी। अब इनके बीच में वाटर बॉडी होने के कारण इंडिया में जो स्पीशीज पाए जाते हैं, कोई भी स्पीशीज है, मान लीजिए यहाँ पर इंडिया में पाया जा रहा है कोई शीप है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो शीप है, ये दोनों डिफरेंट होंगी आपस में। ये अलग तरह की स्पीशीज होगी, ये अलग तरह की स्पीशीज होगी। जैसे बेटे फ्रॉग है, कितनी तरह के फ्रॉग हैं, कुछ एक जहरीले होते हैं, कुछ एक कलरफुल होते हैं, कुछ एक ग्रीन कलर के, कुछ एक ब्लैक कलर के, कहीं का साइज बड़ा होता है, कहीं का छोटा होता है। तो देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द फ्रॉग। अब जो शीप इंडिया में पाई जा रही है वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है कि नहीं, क्योंकि इनके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर है। दिस इज जियोग्राफिकल बैरियर, मैं लिख देती हूँ जियोग्राफिकल बैरियर। और जियोग्राफिकल बैरियर ने इन दोनों शीप्स के बीच में एक आइसोलेशन क्रिएट की है, एंड दैट इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। क्योंकि ये दोनों आपस में तक नहीं पहुंच सकती, बीच में समंदर है, या तो इसको कोई किसी शिप पे लेके आए तो फिर इसकी रिप्रोडक्शन कराएं, तो सेपरेट कंसेप्ट है। बट नेचुरली दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बोथ दीज शीप्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल बैरियर, एंड दिस लीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, समझ आया। जियोग्राफिकल बैरियर के कारण ये दोनों शीप जो हैं ये अलग अलग स्पीशीज की है, और इनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। ये इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं करा सकते, ये इसके साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इतना क्लियर। नाउ द क्वेश्चन इज न्यू स्पीशीज फिर बनेगी कैसे। देखिए बेटे, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि हम अपनी स्पीशीज़ को, जो स्पीशीज़ के कुछ एक करैक्टर्स हैं वो उसी तक की रहते हैं, सीमित रहते हैं, वो आगे किसी और स्पीशीज़ में ट्रांसफ़र नहीं होते, ठीक है। और धीरे धीरे वही वेरिएशंस जो जमा होती जाएंगी, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस विल कॉज एवोल्यूशन। ये तो एक सेपरेट कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए कोई छोटा जियोग्राफिकल बैरियर है, सपोज लेट मी कंसिडर अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए ये बीच में छोटी सी रिवर है, ठीक है, और इस तरफ एक एरिया है जियोग्राफिकल एरिया, इस तरफ दूसरा जियोग्राफिकल एरिया। दिस इज जियोग्राफिकल एरिया ए एंड दिस इज जियोग्राफिकल एरिया बी, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई तरह के बीटल्स मिलते हैं, यहाँ पर कुछ एक बीटल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर अलग तरह के बीटल्स हैं। इन दोनों के बीच में एक ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। सपोज बाय चांस क्रो आया, क्रो ने क्या किया, यहाँ से कुछ एक बीटल्स को उठाया, कुछ एक वो खाता गया, और फिर उसने उड़ते उड़ते इस रिवर को क्रॉस कर लिया। जब वो पहुंचा सेकंड जियोग्राफिकल एरिया में, तो बाय चांस मान लो उसके मुंह में कुछ ऐसी बीटल्स थी जो जिंदा थी, और वो यहाँ पर इस एरिया में वो गिर गई बीटल्स, कुछ एक बीटल्स गिर गई। ये जो दूसरे एरिया से, इस जियोग्राफिकल एरिया से जो बीटल्स आई हैं उनके अपने कैरेक्टर्स होंगे, जो ये बी एरिया में है इसके खुद के कैरेक्टर्स होंगे। और जब ये बीटल्स यहाँ पर गिरी, अब ये आपस में दोनों रिप्रोड्यूस कराएंगे, तो बेटा ये एक न्यू स्पीशीज को अराइज करेंगे, यहाँ से एक न्यू स्पीशीज बनेगी। मतलब यहाँ पर एक जियोग्राफिकल बैरियर तो था, बट फिर भी क्या हुआ, बाय चांस सम बीटल्स हैज बीन टेकन इनटू दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ अ क्रो, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू स्पीशीज बन गई, ठीक है। अब न्यू स्पीशीज बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, ठीक है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है एलोपैट्रिक, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एलोपैट्रिक, एंड वन इज द सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक
बेटे सिम मीन्स सेम, पैट्रिक मीन्स जियोग्राफिकल एरिया। जो सेम, जो स्पेसिएशन हो विद इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया, दैट इज द सिम्पैट्रिक। एक ही, जैसे इंडिया, इंडिया में ही कहीं, ठीक है। और एलोपैट्रिक हुई डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे एक इंडिया है और एक ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, इनमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरियाज रिलेटेड टू दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पीसिएशन। ये बहुत ईजी टॉपिक है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, जस्ट यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Rest we will continue in next class, beta. God bless you. Stay happy.